बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो दीवार से टेक लगाए आंखें मूंदे बड़ी खामोशी से बैठी थी कि अचानक उसके कानों में पैरों की चाप की आवाज़ सुनाई दी। उसने एकदम बेचैन सी होकर आंखें खोली तो सलाखों में से नजर आते वजूद का चेहरा वाज़िह हुआ। उसी वक्त वो उठकर खड़ी हो गई। बाहर खड़े वजूद ने कहा, कैसी हो माहम मेरी बच्ची? माहम ने एकदम हकारत से उसकी जानिब देखा और बोली, मैं तुम्हारी बच्ची नहीं हूँ और अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम दोबारा मत लेना। वो बाहर खड़ी औरत सलाखों के जरा करीब आई और बोली, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम भी जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। बस तुम मेरा आखिरी काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। उसने अपने हाथों में चादर के नीचे कुछ छुपा रखा था जिसे सिर्फ माहम जानती थी कि वो क्या था, मगर उसकी माँ के ये कहने की देर थी कि माहम तेजी से आगे बढ़ी और सलाखों में से हाथ निकाल कर उसका गला दबाने लगी। वो एकदम झल्ला गई। माहम गुस्से से आग बगोला हो गई थी। आसमां को तो लगा था कि आज वो उसे मार ही डालेगी। इतने में पास में खड़ा कांस्टेबल आगे बढ़ा। उसने आसमां को माहम की गिरफ्त से आज़ाद करवा लिया। माहम बुरी तरह चिल्ला रही थी कि तुम यहाँ क्यों आई हो? आइंदा यहाँ मत आना, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं। उसकी आंखों से आंसू उबल रहे थे। आसमां घबराई हुई वहाँ से फौरन वापस लौट गई, मगर उसके जाने के घंटों बाद तक माहम वहीं फर्श पर दीवार से टेक लगाकर चीख चीख कर रोती रही। अपनी बेबसी और मजलूमियत का मातम मनाती रही। पिछले 1 साल में ये तकरीबन 7वीं मर्तबा हो चुका था। माहम कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में कैद थी। जब भी ये औरत आती माहम का यही हाल होता। हवालदार आसिम ये सारा मंजर खामोशी से देखता रहता। उसके दिल में माहम की हकीकत जानने की जस्तजू बढ़ती जा रही थी, क्योंकि माहम वैसी तो बड़ी खामोश और पुरसकून नज़र आती थी, लेकिन जैसे ही ये औरत उससे मिलने आती फौरन उसे उसकी हालत ख़राब होने लगती। माहम ने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था, लेकिन उस औरत से आखिर वो इतनी बदज़न क्यों थी? वो औरत अपने हाथों में क्या चीज़ छुपा कर लाती थी? इन तमाम सवालात ने हवालदार आसिम को कश्मकश में मुब्तला कर दिया था। आसिम ने दिल में तहैया कर लिया था कि वो कल माहम से सच्चाई जानकर ही रहेगा, क्योंकि वो जानता था आज इस लड़की का दिन यूं ही रोते पीटते गुजर जाएगा। इसीलिए वो खामोशी से अगली सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह होते ही जैसे ही माहम नमाज से फारिग हुई, उसे पुरसकून पाकर हवलदार आसिम उसके पास गया और बोला, माहम मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। माहम ने चौंक कर अपनी सूजी हुई सुर्ख आंखों के साथ आसिम की जानिब देखा और बोली, जी पूछिए। तब हवलदार आसिम ने कहा, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप यहाँ कैसे आई? आप अपनी माँ से इतनी बदज़न क्यों हैं? हवलदार की बातें सुनते ही उसकी आंखों में एक बार फिर नमी दर आई। वो बोली, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, इसलिए मेहरबानी करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। लेकिन हवलदार अपनी बात पर इसरार करता रहा। बोला, शायद आपकी सच्चाई जानकर बहुत से लोगों को सबक हासिल हो जाए। ये सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई और जेल की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसकी नज़रें दूर किसी गैर मराई नुक्ते पर टिकी हुई थीं। वो खुद किसी सोच में गुम बोलने लगी कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। 9वीं क्लास की तालिबा थी जब अब्बा को कंपनी की तरफ से चंद माह के लिए अमेरिका जाना पड़ा। वो हमें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, मगर वो भी मजबूर थे। वहाँ जाने से पहले इन्होंने अपने किसी दोस्त से कहा कि हम 2 औरतें अकेली घर में परेशान होंगी, इसीलिए हमारे घर की ऊपरी मंजिल के लिए किसी किराएदार का बंदोबस्त कर लें। अब्बू के दोस्त की वसातत से हमें उनकी ही बहन की फैमिली किराएदार के तौर पर आसानी से मिल गई। अब्बा अमेरिका चले गए, मैं और अम्मा निचली मंजिल पर रहने लगे। ऊपरी मंजिल पर अनीसा बाजी रहती थीं। वहाँ वो और उनका शौहर होते थे। अनीसा बाजी बहुत अच्छी थी, हमारा बेहद ख्याल रखती। अम्मा और उनकी बहुत दोस्ती हो गई। कहीं भी जाना हो अम्मा उन्हें ही साथ लेकर जाया करती थीं। अनीसा बाजी की वजह से गोया हमारी सारी तन्हाई ख़त्म हो चुकी थी। अभी उन्हें हमारे पास आए कुछ हफ्ते ही गुजरे थे कि उनके मीरपुर नामी आबाई गांव से उनका भाई अपने एफए के इम्तिहानात देने उनके घर रहने आ गया। एक रोज़ अम्मा और अनीसा बाजी मोहल्ले में किसी के घर मिलाद पर गई हुई थीं और वो दोनों हारिस को कहकर गई थी कि माहम घर पर अकेली है, उसका ख्याल रखना। अभी अम्मा को गए घंटा ही हुआ था कि घर की बेल बजने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने नौजवान को देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। ऐसे हुस्न के बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज देख भी लिया था। इस नौजवान पर तो नज़र टिकती ही नहीं थी। वजीह चेहरा, खूबसूरत सफ़ेद रंगत
और हल्की हल्की दाढ़ी। वो कोई आसमान से उतरा अल्लाह का नूर मालूम होता था। उसने अपनी निगाहें झुका रखी थीं। इन्हीं झुकी निगाहों के साथ बोला, मैं हारिस हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ऊपर ही हूँ। उस वक्त मुझे पता चला कि ये तो अनीसा बाजी का भाई है। खैर वो अपनी बात मुझ तक पहुँचाकर वहाँ से वापस मुड़ चुका था, मगर मैं उसकी बात सुनने के बाद कितनी देर वहीं साकित खड़ी उसके ख्यालों में खोई रही। फिर अचानक गली में मोटरसाइकिल के गुजरने की आवाज़ पर चौंक कर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन के बाद वो चेहरा मेरे दिलो दिमाग में बस गया था और मैं उसे देखने के बहाने बनाने लगी, लेकिन वो इस कदर शरीफुन नफ्स इंसान था कि मुझे कभी आंख भर कर भी नहीं देखा। एक रात हस्बे मामूल अम्मा और मैं अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक हमें महसूस हुआ कि कोई दीवार फलांग कर घर के अंदर आया है। अम्मा और मैं चौंक गए थे। हमारा दिल खौफ के मारे तेजी से धड़क रहा था, पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। हम दोनों तन्हा औरतें थीं। रात के इस पहर खुदा न खास्ता अगर हमारे साथ कुछ हो जाता तो हमें बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी वो पूरी रात जागते हुए ही गुजरी थी। न जाने हमारा वहम था या सच, पर वहाँ कोई था। हमें पूरी रात यही वसवसा लगा रहा कि कहीं कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर ही दाखिल न हो जाए। पूरी रात खौफ में मुब्तला रहे। अम्मी ने सारा माजरा अनीसा बाजी को कह डाला। उन्हें कहा कि तुम हारिस को हमारे पास भेज दिया करो, ड्राइंग रूम खाली होता है, ये वहीं सो जाया करेगा। अनीसा बाजी अम्मा की बात सुनकर फ़ौरन से रजामंद हो गई और बोली, ठीक है, आज से हारिस यहाँ सोने आ जाएगा। ये सुनकर मैं खुशी से फूले न समाई। उस रोज़ मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। जिस शख्स को मैंने अपने दिल में बसा रखा था, जिसे बार बार देखने का जी चाहता था, वो अब मेरी ही नज़रों के सामने होगा। उसी रात से ही हारिस रात 9 बजे हमारे घर आ जाता। ये उसका रोज़ का मामूल था। एक रात जब अम्मा सो गई, मैं हिम्मत करके उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वो हैरान रह गया। बोला, आप इस वक्त यहाँ? मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया और कहा, आपसे ज़रूरी बात करने आई हूँ। उसकी आंखों में सवालिया हैरत उभरी। बोला, जी क्या कहना चाहती हैं आप? तब मैंने उसे अपने दिल का हाल बता दिया। वो मेरी बातें सुनकर ज़रा सा बेचैन हुआ, फिर जल्द ही संभल गया। वो भी नौजवान था, मैं अच्छी खासी खूबसूरत थी, इसलिए वो मेरी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकता था। अब मेरा रोज़ का मामूल बन गया। जैसे ही अम्मा सोती, मैं फ़ौरन उठकर हारिस के पास चली जाती, घंटों उससे मोहब्बत भरी बातें करती। वो भी मेरी मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था, इसलिए हर रात मेरा मुंतज़िर रहता। दिन में मैं स्कूल चली जाती, दोपहर के बाद से मुझे हारिस से मिलने की बेचैनी होती। एक रोज़ मुझे स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई। मैं 2 बजे की बजाय 12 बजे ही घर आ गई। घर का दरवाज़ा खुला देखकर मैं ज़रा सी ठटकी, क्योंकि हमेशा दरवाज़ा बंद होता था। फिर मैं ज़रा आगे बढ़ी और घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन था। ये देखकर मेरे पाँव तले ज़मीन ही निकल गई थी कि मेरी माँ किसी नामहरम के कंधे पर सर टिकाए बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। ये कोई और नहीं बल्कि हारिस था। ये मंजर मेरे लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल था। मेरे सर पर तो गोया आसमान आ गिरा। सोच भी नहीं सकती थी कि जो शख्स रात भर मुझसे प्यार भरी बातें करता था, दिन में मेरी माँ के साथ इश्क व आशिकी के चक्कर चला रहा है। और मेरी अम्मा तो अब्बा से इतनी मोहब्बत करती थी, वो ऐसा कैसे कर सकती थी? ये देखकर मेरी सर की नसें फटने लगीं। अम्मा की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, एकदम करंट खाकर उठ खड़ी हुई और बोली, माहम, तुम्हें इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? दूसरे जानिब हारिस के तासुरात भी काफ़ी बौखलाए हुए थे। दोनों मेरी मौजूदगी की तवक्के नहीं कर रहे थे। मैं फ़ौरन अम्मा के पास गई और बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी आप अब्बा की गैर मौजूदगी का इतना फ़ायदा उठाएंगी। आपको शर्म आनी चाहिए, अपने शौहर के होते हुए दूसरे मर्दों के साथ गलत ताल्लुकात कायम कर रही हैं। मैं अब्बा को सब सच सच बता दूंगी। मैं तेज़ी से वहाँ से मुड़ी और कमरे की तरफ भागी। हारिस तो उसी वक्त वहाँ से ऊपर चला गया। अम्मा भी मेरे पीछे भागी। वो चिल्ला रही थी कि रुको माहम, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मगर मेरे सर पर भूत सवार हो चुका था। मैंने कमरे के अंदर जाते ही कुंडी लगा ली और जल्दी से अब्बा का फ़ोन मिलाया। उन्हें सारा वाक़या अज़बर सुना दिया, साथ ही उन्हें जल्द अज जल्द वापस पाकिस्तान आने का भी कहा। वो दिन मेरे ऊपर क़यामत की तरह गुजरा था। एक तरफ माँ का दुख, दूसरी तरफ हारिस की बेवफाई ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। वो दिन और पूरी रात मेरी आंसू में गुजर गई। अब्बा ने मेरी बात मान ली थी। अगले रोज़ वो पाकिस्तान आ गए।
अम्मा का तो बौखलाहट के मारे बुरा हाल था, हाथ पांव फूल रहे थे। अब्बा के आते ही मेरा सारा बचा खुचा जब्त भी टूट गया। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, अब्बा आपकी पीठ पीछे ये सब हो रहा था, मैं बहुत डर गई हूँ। अब्बा ने मुझे प्यार किया और कहा, बेटा आप अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। मैं खामोशी से आंसू साफ करती अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अम्मा के जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। माँ हम इधर आओ, तुम्हारे अब्बा को सांस नहीं आ रही। मैं फौरन कमरे में नंगे पाँव दौड़ी। जैसे ही मैं अम्मा के कमरे में गई, मैंने देखा अब्बा दिल पकड़कर बिस्तर पर लेटे हैं, उनकी सांसें उखड़ रही हैं। ये मंजर देखकर मेरा तो दिमाग चकरा सा गया। मैंने कांपते हाथों से जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और अब्बा को अस्पताल ले गए। सारे रास्ते में बहती आंखों के साथ मैं अब्बा की ज़िंदगी की दुआएं मांगती रही। अस्पताल जाते ही डॉक्टर ने अब्बा का चेकअप किया और उन्हें बताया कि हार्ट अटैक आया है, वो ज़िंदगी की जंग हार गए थे। ये सुनते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं एकदम चकराकर पीछे हो ली, मगर दीवार ने मुझे बचा लिया। मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे। उस वक्त मुझे अपना आप किसी खाई में गिरता महसूस हुआ। अम्मा अस्पताल के ज़रूरी कागजात पर साइन करने गई थी। मैं कॉरिडोर के पास टेक लगाए खड़ी अपनी सबसे कीमती चीज़ खो जाने का मातम मना रही थी कि अचानक मेरी नज़र अम्मा पर पड़ी, जो डॉक्टर को एक फूला हुआ लिफाफा देख रही थी, जिसे देखकर साफ मालूम हो रहा था कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। मुझ पर उस वक्त एक और भी राज आश्कार हो चुका था कि मेरे बाप को हार्ट अटैक नहीं आया, बल्कि माँ ने मेरे बाप को मारा है और ये पैसे पोस्टमार्टम से बचने के लिए दिए जा रहे थे। कोई औरत इस कदर सफाक भी हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही अब्बा की आखिरी रसूमात हुई, मैं अम्मा पर बरस पड़ी कि आप मेरे बाप के कातिल हैं, आपने उन्हें मारा है, फिर डॉक्टरों के मुंह बंद करवाने के लिए आपने उन्हें पैसे दे दिए। ये बातें सुनकर अम्मा आग बगोला हो गई। बोली, तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाऊंगी, आपकी और उन डॉक्टरों की हकीकत बताकर आपको मुजरिम साबित करके रहूंगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। अब तो दुख इतने बढ़ चुके थे कि आंसू भी साथ छोड़ते जा रहे थे। खामोशी से मैं पट के साथ टेक लगाकर बैठी, अपने घर के उजड़ने का शोक मनाती रही। हारिस तो उस दिन के बाद नजर ही नहीं आया था। अनीसा बाजी भी कह रही थी कि वो लोग मकान छोड़ रहे हैं, मगर इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुबह का सूरज तलू होते ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने इंस्पेक्टर अपनी 2 खवातीन हवालदारों के साथ खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, मिस माहम, हम आपको अपने बाप के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। मैं हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखती रह गई। ये एक नई कयामत थी जो मुझ पर बर्पा की जा रही थी। मेरी माँ ने ये बयान खुद मेरे बारे में दिया था और गवाह के तौर पर हारिस को पेश किया था। दरअसल मेरी माँ रात को ही पुलिस स्टेशन जाकर वो सब कराई थी जो मैं उस दिन करने का सोच रही थी। उसने पुलिस को बताया कि माहम अपने आशना के साथ पकड़ी गई। उसके अब्बा माहम की ज़बरदस्ती कहीं और शादी करवाने लगे थे कि इसने अपने बाप को मार डाला। मेरी माँ मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाएगी, इसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई कि अब्बू को जहर देकर मारा गया था। मुझे अपने ही बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में कैद हो गई। उसकी सारी कहानी सुनते हुए न जाने कितनी बार आसिम की भी आंखें नम हुई थीं। उसने इन्हीं आंखों से पूछा, अब तुम्हारी माँ यहाँ क्या करने आती है? तब माँ ने बताया कि मेरे अब्बा अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गए थे। अम्मा हर महीने वो जायदाद के कागजात लेकर मेरे पास आती है कि मैं उन पर दस्तखत कर दूं और जायदाद उन्हें मिल जाए, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। अपने बाप की मेहनत की कमाई इस तरह हराम नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। एक बार फिर उसका गम किसी आग के अलाव में दहकने लगा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो चुका था। हवलदार आसिम ने फिलवक्त उसे अकेला छोड़ना मुनासिब समझा और वहाँ से बाहर चला आया। वो किसी गहरी सोच में गुम था कि आखिर किस तरह इस लड़की को इंसाफ दिलाया जाए। उसी दोपहर वो अपनी जीप में बैठा पहले उसके घर गया जहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया था, मगर वहाँ से उसे मायूस लौटना पड़ा क्योंकि इस घर को ताले लगे हुए थे। फिर वहाँ से मुड़ा और एक सुनसान और टूटी फूटी सी सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। ये सिर्फ वही जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद वो एक कच्ची आबादी वाले इलाके में पहुंच गया जिसे मीरपुर के नाम से जाना जाता था। वहां पर उसने हारिस की छानबीन शुरू कर दी। लोगों से पूछते पूछते आखिरकार वो उसके घर तक ही पहुंच गया।
हारिस को देखकर वो खुद भी हैरान रह गया, क्योंकि वाकई वो इंतहाई खूबसूरत नौजवान था। हवालदार आसिम ने उसके पास जाते ही कहा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हारिस उन्हें नहीं जानता था, फिर भी वो बात सुनने के लिए तैयार हो गया। उसने बताया, तुम जानते हो तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह लड़की कितनी बड़ी सज़ा काट रही है। ये सुनते ही हारिस की निगाहें शर्म से झुक गईं। वो वहीं पर खामोश अफसरदा निगाहें फर्श पर टिकाए बोला, मैं जानता हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। तब आसिम ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जबकि तुम जानते थे वो लड़की तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। उसकी बात सुनकर हारिस की आंखों से दो खामोश आंसू ज़मीन पर गिरे। बाकी आंसू तो उसने गले में उतार लिए थे। बोला, मैं माहम से ही मोहब्बत करता था। उसकी माँ ने मुझे जानबूझकर बहकाया था। मैं तो खुद उसकी नीयत से बेखबर था। उसने मुझे कहा था वो मुझसे शादी करना चाहती है, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। साथ ही मुझे पैसों का लालच भी दिया कि उसके पास बहुत जायदाद है, आधी वो मुझे देगी, हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। मैं उसके लालच में आ गया था, मगर आज भी मेरे दिल में माहम की मोहब्बत वैसे ही बिलक रही है। और फिर उस रोज़ माहम की माँ ने मुझे बुरी तरह ब्लैकमेल किया। कहा कि अगर पुलिस के सामने ये बयान नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ भी वही सलूक करूंगी जो अपने शौहर के साथ किया था। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था अगर मैं खामोश रहा तो ये औरत कुछ भी कर सकती है। मैं बहुत डर गया था। इसी ख्याल के तहत मैंने माहम के खिलाफ गवाही दे दी। माहम की गिरफ्तारी के बाद मैं उसकी माँ के पास गया तो उसने मुझे ये कहकर धुतकार दिया कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि इस तरह पुलिस को मुझ पर शक हो जाएगा और मैं अपने आप को खतरे में नहीं डालूंगी। उस वक्त मुझे शदीद हैरत का झटका लगा। कोई माँ इतनी भी सफाक हो सकती है कि अपनी ही बेटी को जेल में बंद करवा दे, शौहर को मार दे। साथ ही मुझे यकीन हो गया कि जब ये औरत अपने शौहर की और अपनी सगी औलाद की ना हो सकी तो मेरी क्या होगी। उसके बाद मैं गाँव आ गया, मगर उस दिन से एक रोज़ भी मैं सुकून से नहीं रहा। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब हवालदार ने उसे कहा कि अब भी तुम हमारी मदद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये सुनकर हारिस ने सवालिया निगाहों से आसिम की जानिब देखा और बोला, वो कैसे? हम गरीब लोग हैं साहब, इन अमीरों का कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। आसिम ने कहा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बस बताओ उसकी माँ कहाँ है, क्या तुम जानते हो? हारिस ने हाँ में सर हिला दिया। हवलदार हारिस को अपने साथ ले गया। अगले ही रोज़ उन्होंने माहम की माँ आसिमा को गिरफ्तार कर लिया। चंद ही दिनों में माहम बाइज्जत बरी हो गई। माहम हवलदार आसिम की बेहद मशकूर थी। उसकी वजह से उसके बाप का असल कातिल अपने अंजाम को पहुंचा था। वो वापस अपने घर में रहने लगी। हारिस उससे माफ़ी मांगने उसके घर भी गया, मगर माहम ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे कहा, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी नहीं है। वो अपने बाप के घर में खामोश और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही है। लोगों से उसका एतबार मुकम्मल तौर पर उठ चुका है।